नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अनाज के लिए मोहताज श्रमिकों की, पीएम के संसदीय क्षेत्र में बेहाल बुनकरों की, जानेंगे शिवराज कैबिनेट में किसकी पूरी हुई आस, और क्या बीजेपी दूर करेगी नीतीश और चिराग के बीच खटास, और आखिर में बात मोदी राज में आसमान छूती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई को लेकर दिया बयान। कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 60 लाख करोड़ के विदेशी निवेश की जरूरत। पीपीपी मॉडल पर चलेंगी 5% ट्रेनें, 95% का परिचालन करेगा रेलवे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने दिया बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष की कमान संभाली। कार्यक्रम में मौजूद रहे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सिद्धारमैया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। सावन में यूपी के वाराणसी के मंदिरों के लिए बने सख्त नियम। मंदिर में सामाजिक दूरी के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। नियम का उल्लंघन करने पर मंदिर को बंद करने का भी आदेश। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 430 अंकों की तेजी के साथ 35,844 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 122 पॉइंट बढ़कर 10,552 पॉइंट पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में जब पूर्णबंदी लागू की गई तो प्रवासी श्रमिकों के सामने सिर्फ रोजगार की ही परेशानी नहीं थी, बल्कि उनके सामने गृह राज्य वापस लौटने, परिवार वालों के लिए खाना उपलब्ध कराने की और भी बड़ी समस्या थी। इस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। लेकिन इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिला, इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश में पूर्णबंदी के दौरान जब प्रवासी कामगारों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत करीब 8 करोड़ प्रवासी कामगारों और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने की घोषणा की। घोषणा के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को मई जून के महीने के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की बात कही गई। केंद्र ने तय किया कि घर लौटे सभी प्रवासी कामगारों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल, गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया। हालांकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने आंकड़े में बताया है कि अब तक मात्र 2.13 करोड़ मजदूरों को ही इसका लाभ मिल सका है। मई महीने में 1.21 करोड़ लोग और जून में 92.44 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक 6.38 लाख मीट्रिक टन अनाज ही उठाए हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का 80% है। हालांकि लोगों के बीच वितरण महज 1.07 लाख मीट्रिक टन ही हुआ है, जो केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कुल अनाज का मात्र 13% है। डेटा में बताया गया है कि कई राज्यों ने 2 महीनों के लिए तय कोटा के तहत पूरा अनाज उठा तो लिया, लेकिन अब तक बांटा नहीं है। कम से कम 26 प्रदेशों ने केंद्र से अपने कोटे का 100% अनाज ले लिया है, लेकिन इनमें से किसी राज्य ने अब तक सभी प्रवासी कामगारों को पिछले 2 महीने के लिए आवंटित अनाज नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से 1,42,033 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया था, जिसमें प्रदेश ने 1,40,637 मीट्रिक टन उठा लिए हैं। लेकिन अब तक मात्र 2.03% अनाज का ही आवंटन हो सका है। बिहार सरकार ने भी अपने कोटे का 100% अनाज उठा लिया है, लेकिन अब तक सिर्फ 3,68,000 जरूरतमंदों तक 1.842 मीट्रिक टन अनाज का ही खपत हुआ है, यानी मात्र 2.13% अनाज ही वितरित किया गया है। ऐसे में सवाल है कि जब राज्यों ने अनाज ले लिया तो जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचा और इसकी जांच क्यों नहीं की गई। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, केंद्र सरकार हर गरीब तक मदद पहुंचाने का दावा करती है, जरूरतमंदों तक फ्री राशन पहुंचाने को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन वास्तव में केंद्र से अनाज ले तो लिया जाता है, राज्यों में गरीबों तक नहीं पहुंचता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार कहां चूक कर रही है? जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने के लिए सरकार को क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए और क्या सरकार को राज्यों से सवाल नहीं करने चाहिए? वाकई मीनाक्षी, बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य मुसीबत के बीच गरीबों को बेईमानी की बेरहमी से जूझना पड़ रहा है। मार्च में जब देश में एकाएक पूर्णबंदी लागू हो गई थी तो हम सब ने देखा कि सुविधा संपन्न तबका इस बात को लेकर ही परेशान था कि न जाने उसे कब तक घर पर बैठे रहना होगा, लेकिन गरीबों के सामने तो एकदम से जीवन यापन का सवाल खड़ा हो गया था।
बंद के दौरान न उसके पास रोजगार का साधन रहा और न अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रकम ही उसके पास बची। जो थोड़ी बहुत जमा रकम थी, आखिर उसके सहारे कितने दिन पूरे परिवार का गरीब बेचारा जो है वो पेट भर सकता था। लिहाजा लाखों लोगों ने अपने गाँव की ओर लौटना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दर्दनाक मंजर देश ने देखा है वो हम सब उससे वाकिफ हैं और उसके घाव अब तक नहीं भरे हैं। सरकार ने राहत पैकेज के नाम पर मुफ्त अनाज की जो व्यवस्था की, उसका सच भी अब धीरे धीरे सामने निकल करके आ रहा है। सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है मीनाक्षी की गरीब व्यक्ति को वो 5 किलो अनाज दे रही है और अब नवंबर के आखिर तक ये मुफ्त राशन बंटेगा। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो अनाज उसके गोदामों से गरीबों के नाम पर निकल रहा है वो आखिर में कहां तक पहुंच रहा है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़े ही बता रहे हैं कि 8 करोड़ मजदूरों की जगह अब तक मात्र 2 करोड़ 13 लाख मजदूरों को ही इसका लाभ मिला है। तो बचे हुए करीब जो 6 करोड़ मजदूर हैं, उनके हिस्से का अनाज आखिर कहां गया, ये बड़ा सवाल है। सरकार केवल घोषणाएं करके अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती मीनाक्षी। यह सुनिश्चित भी करना होगा कि उसका दायित्व है कि उन घोषणाओं पर पूरी ईमानदारी से अमल हो। इससे पहले भी देश में जो विपदाएं आई हैं, उनमें भ्रष्टाचार ने पीड़ितों की मुश्किल और बढ़ा दी है। इसीलिए अब सरकार को देखना चाहिए कि आखिर गरीबों तक अनाज क्यों नहीं पहुंच रहा है और खामी कहां हो रही है और उस खामी को दूर कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बनारस की साड़ियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य मुसीबत ने यहां साड़ी बनाने वाले बुनकरों की हालत भी खस्ता कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में साड़ी कारोबार बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में रोजगार अभियान की शुरुआत की थी, जिसे लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े दावे किए थे। लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का ढोल पीटा था, लेकिन आज हालात ये हैं कि जो रोजगार पहले से सूबे में मौजूद है उसकी हालत ही खस्ता होती जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द बाण योगी सरकार पर चले हैं। प्रियंका ने मशहूर बनारसी साड़ी के बुनकरों की आर्थिक तंगी को लेकर अपने फेसबुक पोस्ट में एक अखबार की खबर का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच बनारसी साड़ी बुनकर अपनी गुजर बसर के लिए घर और गहने गिरवी रखने को मजबूर हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, यूपी सीएम ने पीएम साहब को बुलाकर एक आयोजन कर बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों में लाखों रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए, पीएम के संसदीय क्षेत्र के बुनकर जो वाराणसी की शान है, आज गहने और घर गिरवी रखकर गुजारा करने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा काम ठप हो गया। छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की हालत बहुत खराब है। हवाई प्रचार नहीं, आर्थिक मदद का ठोस पैकेज ही इन्हें इस तंगहाली से निकाल सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव ने इससे पहले भी लोगों के रोजगार को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों की परेशानी को लेकर भी प्रियंका कई बार योगी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुकी हैं, लेकिन आज उन्होंने सीएम योगी के साथ केंद्र सरकार को भी घेरा है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी के इन तेवरों पर सत्ता पक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। अब प्रियंका के तेवर तो योगी सरकार के खिलाफ शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में आज सिंधिया समर्थकों के मन की उथल पुथल जरूर शांत हुई होगी, जो 3 महीने से कैबिनेट मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। मध्य प्रदेश में करीब 100 दिन से मिनी कैबिनेट के साथ सरकार चला रहे शिवराज सिंह चौहान को आज अपनी नई टीम मिल गई है। आज सूबे में 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो कौन कौन हुआ है शिवराज की टीम में शामिल, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद भी सियासी उठापटक का दौर जारी रहा। शिवराज सिंह चौहान के लिए सत्ता पर काबिज होने के साथ ही कई चुनौतियां भी थी। एक तरफ उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को साथ लेकर चलना था, तो दूसरी तरफ अपने नेताओं की नाराजगी दूर करनी थी। यही वजह है कैबिनेट का विस्तार भी चलता रहा। लेकिन आज 72 दिन बाद शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाली आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप दिखी। मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप को खास तरजीह मिली। इस खेमे के 10 विधायक को मंत्री बनाया गया है। आज जिन 28 विधायकों ने शपथ ली है, उनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, मल्हारगढ़, बिसाहूलाल सिंह,
यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एंदल सिंह कंसाना, विजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, ओपी सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कैबिनेट के तौर पर शपथ ली। इनके अलावा भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, ब्रिजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंटोदिया, सुरेश धाकड़ और ओपी भदौरिया ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। मंत्रिमंडल के आज के इस विस्तार के साथ शिवराज सिंह कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 33 हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने के समय उनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। सूबे की विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में तो कैबिनेट विस्तार कर शिवराज ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया, लेकिन बिहार में तो विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ समन्वय समिति को लेकर जहां महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां चिराग पासवान के तेवर जेडीयू को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब एलजेपी और जेडीयू में आई इस खटास को दूर करने का जिम्मा बीजेपी ने उठा लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन एनडीए की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता पक्ष को तेवर दिखा रही है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान कई मोर्चों पर इशारों में नीतीश कुमार की मुखालफत कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि चिराग इस बात से खफा हैं कि गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद नीतीश उन्हें भाव नहीं देते। एलजेपी अध्यक्ष के करीबियों के मुताबिक नीतीश फोन करने पर न कभी पलटकर बात करते हैं और न उनके आग्रह को मानते हैं। दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। ये बात मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बाद खुलकर सामने आई, क्योंकि चिराग ने नीतीश कुमार को घेरने में कभी परहेज नहीं किया, फिर चाहे वो कोटा के छात्रों का मामला हो या प्रवासी श्रमिकों का। लेकिन अब माना जा रहा है कि विधान परिषद की 12 सीटों पर राज्यपाल के मनोनयन से जो रिक्तियां भरी जानी हैं, उसमें फैसला हो जाएगा कि बिहार में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे या चिराग को साथ रखने की कोशिश करने वाले बीजेपी नेता उनकी मांगों के अनुसार लोक जनशक्ति को 2 सीटें देंगे। दरअसल चिराग ने लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर 5-5-2 सीटों की हिस्सेदारी का सुझाव दिया है। ये बातें नीतीश को बीजेपी नेताओं के माध्यम से पता चली है। अभी तक माना जा रहा था कि जेडीयू के खाते में 7 और बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाएंगी। इस बीच बीजेपी के महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस दौरान चिराग पासवान के बारे में भी चर्चा हुई। चिराग पिछले दिनों भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मिले थे। ऐसे में इसे बीजेपी की तरफ से नीतीश चिराग में उभरे मतभेद को खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा बीजेपी की ये कोशिश एलजेपी और जेडीयू में आई दूरी को दूर कर पाती है या नहीं। बीजेपी अब नीतीश और चिराग की तल्खियों को कैसे दूर करती है, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो केंद्र सरकार के कदम भी हैं जो निजीकरण की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासकर रेलवे में निजीकरण को लेकर, जिस पर विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता आता है, लेकिन केंद्र हमेशा निजीकरण को बढ़ावा देने की बात से इनकार करता आया है। अब जो सरकार ने फैसला लिया है, उससे सरकार की मंशा पर विपक्ष का तल्ख होना तय है। तो क्या है सरकार का फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, तब से निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा है। सरकारी कंपनियों में निजी कंपनियों का दखल बढ़ने लगा है। ये आरोप अक्सर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगाती रही है। हाल ही में जब एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की बात आई थी, तो भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। रेलवे के निजीकरण करने को लेकर भी विपक्ष के तेवर तल्ख हैं और अब ये तेवर पहले से भी ज्यादा तल्ख होने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। देश में 109 डेस्टिनेशन रूट पर निजी कंपनियां ट्रेनों का संचालन कर पाएंगी। इसमें 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की संभावना है। यात्री ट्रेन संचालन के लिए पहली बार भारतीय रेलवे ने निजी निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। देश में 109 स्थानों के लिए चलाई जाने वाली इन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 कोच होंगे। इनकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्राइवेट पार्टी को एनर्जी और हॉलेज चार्ज खपत के हिसाब से देना होगा। ये सभी ट्रेनें भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ऑपरेट करेंगे। आपको बता दें कि यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही के लिहाज से 109 से ज्यादा मार्गों पर परिचालन के लिए निजी निवेश के वास्ते पात्रता अनुरोध यानी टेंडर प्रक्रिया आमंत्रित किए गए।
ये टेंडर प्रक्रिया भारतीय रेलवे की तरफ से आमंत्रित की गई है। रेलवे का कहना है कि सवारी रेलगाड़ियों के संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी की परियोजना में निजी क्षेत्रों की ओर से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। टेंडर प्रक्रिया में चुनी गई कंपनी बिजली शुल्क भरेगी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा यात्री रेल सेवाओं के लिए चुनी गई निजी कंपनियों को वास्तविक खपत के अनुसार निर्धारित ढुलाई शुल्क अदा करना होगा। आपको बता दें कि निजी कंपनियों को 35 साल के लिए ट्रेनों के परिचालन का अधिकार दिया जाएगा। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में आसमान छूती महंगाई की। देश में भले ही अनलॉक 2 का आगाज हो गया हो, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हों, लेकिन आम जनता की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्णबंदी ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया, तो वहीं अब महंगाई भी जनता को रुला रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों के भाव भी आसमान छूने को तैयार हैं। खासकर टमाटर लोगों की जेब ढीली करने पर उतारू है। पेट्रोल डीजल की करीब 22 दिन तक लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को जमकर रुलाया। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो 3 दिन से तेल की कीमतें तो नहीं बढ़ी, लेकिन अनलॉक 2 की शुरुआत के पहले दिन ही रसोई गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। इस बोझ के बाद अब सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगे हैं। खासकर टमाटर खाने के लिए तो आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। 10 से 15 दिनों के भीतर ही टमाटर के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। 15-20 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर महज 2 हफ्ते के भीतर 3 से 4 गुना महंगा हो गया है। खुदरा कारोबारी से इन दिनों टमाटर 80 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। वैसे तो बरसात के मौसम में हर साल टमाटर के भाव बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में टमाटर की जो क्वालिटी भी आ रही है वो पहले से थोड़ी गिरी हुई है। निचली गुणवत्ता वाला टमाटर जरूर 60 रुपए के भाव से मिल रहा है। टमाटर के दाम अभी और बढ़ने की संभावना है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि टमाटर की आवक बहुत घट गई है। जब तक बढ़ती नहीं, भाव बढ़ता ही रहेगा और जल्दी ही ये 100 रुपए प्रति किलो को भी पार कर जाएगा। वहीं आलू 35 रुपए में 1 किलो बिकने लगा है। 10 दिनों में फुटकर में इसके दाम में 10 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, भिंडी, तोरई, लौकी, कद्दू, करेला, कटहल इन सभी सब्जियों से तेज आलू हो गया है। इस महंगाई ने जनता का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।